हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक न्यू लेक्चर पर। तो गाइस, आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उस लेक्चर को जरूर देखना। मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि हमने उस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं बता देता हूं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। बट उस आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो गाइस, मैंने पिछले लेक्चर में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ पर एक एरो देते हैं जो कि हमको बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पर हम सी प्लस डी लिख देते हैं। तो आपको इस रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस फॉर्मेट को दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लिखने का तरीका इस फॉर्मेट को कहते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। जो राइट साइड फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो ये जो राइट साइड फॉर्म होता है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड ए प्लस बी लिख रखा है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, तो इसको रिएक्शन हम कहते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, अगर रिएक्टेंट की डेफिनेशन पूछे तो दोज एलिमेंट्स या पार्टिकल्स, या आप कुछ कह सकते हो। तो जो भी पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, दोज एलिमेंट्स हुज पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड द फॉर्म कंपाउंड या फॉर्म एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। और केमिकल रिएक्शन मैंने बता दिया, और इसको इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और गाइस मैं एक और चीज बता दूं, मैंने एक और चीज बताई थी, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो आपको तो मैथमेटिकली पता चल जाता है कि, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूं H2 प्लस O2। H2 हाइड्रोजन है, O2 ऑक्सीजन है, इसको हम कंबाइन कराएंगे। तो कंबाइन कराने पर हमको यहाँ पर H2O फॉर्म होता है जो कि वाटर है। तो हमको पता तो चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो हमको वाटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको वाटर मिल गया। हमको कैसे पता चला कि ये रिएक्शन हो गई? कुछ सिंबल्स होंगे इसके, या फिर कुछ एनवायरमेंटल चेंज हो रहा होगा, या कुछ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कुछ तो हो रहा होगा जो हमको इससे पता चले कि ये रिएक्शन हो रही है। तो गाइस, एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में या फिर सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे चेंजेस बताओ, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन आपको पता चलेगा कि हो रही है या नहीं हो रही, इट विल हैपन और नॉट। तो यहाँ पर पहला है कि जो उसका स्टेट होता है। स्टेट का मतलब होता है अगर वो सॉलिड, लिक्विड या गैस। स्टेट, तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने ये पढ़ा होगा। सॉलिड का मतलब है कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म मतलब गैसियस स्टेट में। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी गैसियस स्टेट में। और जो यहाँ पर H2O बनेगा, ये वाटर जो बनेगा यहाँ पर, वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो इसको बोलते हैं स्टेट। मतलब यहाँ पर जो दोनों था पहले गैसियस स्टेट में था, बट यहाँ पर आके जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो लिक्विड स्टेट में फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब है कि जो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका स्टेट चेंज होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका स्टेट चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्टेट चेंज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमको ये मिला केमिकल रिएक्शन से कि जो उसका स्टेट चेंज होता है। और सेकंड है कि उसमें से एक गैस एवोल्यूट होगी, कोई सी भी गैस होगी वो एवोल्यूट होगी। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो दोस्तों उसकी गैस एवोल्यूट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है बात को हमेशा के लिए। तो सेकंड ऑप्शन ये होगा एवोल्यूट, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूट होना। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमको मिल गया, गैस एवोल्यूट होती है। और थर्ड ऑप्शन आप लिख सकते हो टेम्परेचर में चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर अगर लो टेम्परेचर है तो यहाँ पर हाई भी हो सकता है।
अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर लो भी हो सकता है। तो इस तरीके से चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज होगा। और यहाँ पर आपको अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, टेम्परेचर में चेंज हो गया। ये एग्जांपल तो गाइस मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है, और इस ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन में आती है ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है ये। तो मैं अभी आगे बताऊंगा ये किस टाइप की इक्वेशन है। पहले आपको ये लर्न होनी चाहिए, बुक में बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है एनसीईआरटी बुक में, तो आप उसको देख सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा। और इसको मैं रब कर देता हूँ इधर से। टेम्परेचर में चेंज होने के बाद हमको तीन चीजें पता चल गई कि उसका स्टेट चेंज होगा, लिक्विड, सॉलिड या गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और यहाँ पर एब्सोल्यूट होगी गैस, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज होगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट गैस हमको मिलता है, यहाँ पर हमको फोर्थ पॉइंट मिलता है कि जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट साइड में प्रोडक्ट बोलते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, अभी आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जो मैं बता रहा था, लेफ्ट राइट साइड में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका कलर चेंज होगा। मतलब यहाँ पर अगर ब्लू कलर, तो यहाँ पर ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी हो सकता है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन, बहुत रिएक्शन है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसमें मैं कलर के बारे में भी आपको बताऊंगा, बस आपको लेक्चर एंड तक देखना है। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हमको मिल गया, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो यहाँ पर हमको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई एग्जामिनेशन। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न होनी चाहिए। तो आई होप आपने ये लिखते होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें वो चीजें थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। आपको प्रीवियस लेक्चर देखकर आना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो मैंने पूरा टॉपिक इसमें कवर कर दिया, बट आप उसमें फिर और देखोगे तो और एनहेंसली मैंने आपको वहां पर बता रखा है। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला, टाइप ऑफ रिएक्शंस, मतलब कितने टाइप की रिएक्शंस होती है, टाइप ऑफ रिएक्शंस, कितने टाइप की रिएक्शंस होती है गाइस। तो सबसे पहले टाइप की रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है और कैसे लिखते हैं, और एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, और उनका स्टेट, उनके फिजिकल, केमिकल, जो भी है डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन पे जाने से पहले गाइस आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, वो होती है कि आपको जो डेफिनेशन है वो समझ में आनी चाहिए, वो रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन मतलब जब कोई दो रिएक्टेंट, मैं बता देता हूँ, दो रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं आपस में और एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब टू और मोर रिएक्शंस, two or more reactants when combined and form a new product is called combination reaction. I hope guys आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। तो मैं लिख के भी बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। when, आप इसको नोट करते चलिए, when two or more reactants, when two or more reactants combine with each and to form a new product. When two or more elements combine with each other and to form a new product is called combination reaction. यहाँ पर मैंने डैश छोड़ दिया है, अब यहाँ पर combination reaction फिल कर देना। इस तरीके से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीबीएसई में, ये डेफिनेट बात है, आप इसको याद कर लेना। तो एक मिनट गाइस, तो गाइस मैं कैमरा चेक करने गया था, मेरे को लगा कि कैमरा बंद हो गया, तो इस तरीके से। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये ठीक हो गया होगा, मतलब आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई, बट इसके एग्जांपल कैसे होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका स्टेट कैसा होगा वो मैं बताने वाला हूँ।
और तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख देना है, मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, मतलब जब टू और मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करे और एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करे तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने अभी प्रीवियस आपको एक एग्जांपल दिया था वाटर का, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आता है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पर मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन को लूं तो यहाँ पर हमको फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब टू, ये जो दो है ये रिएक्टेंट है। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कंबाइन करके तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जिसको CO2 कह रहे हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, आप उसको याद करोगे। आपको एनसीईआरटी में बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पर आपको एक और रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की दे रखी है। इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है। और यहाँ पर इसको बैलेंस भी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप बस एक कमेंट कर देना बैलेंसिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोरली बता देता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है बट यहाँ पर 2 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम के भी 2 एलिमेंट हो गए। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है बट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारी जो बैलेंस हो गई इक्वेशन। और गाइस मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एकदम समझ में आ गई होगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जब टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं इनके स्टेट के बारे में। स्टेट क्या है उसको भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली इक्वेशन लिखी जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इसका स्टेट है सॉलिड, मतलब जो कार्बन होगा वो हमको सॉलिड स्टेट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सॉलिड लिख देते हैं। यहाँ पर गाइस स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड लिख देता। यहाँ पर लिखेंगे सॉलिड और यहाँ पर लिखेंगे किसी भी, अगर किसी की एलिमेंट के नीचे किसी भी, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके अगर नीचे 2 हो तो गाइस वो गैसेस फॉर्म में हो जाती है, वो गैसेस स्टेट में हो जाती है। तो मैं इसको गैसेस लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने सॉलिड को गैस के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हमको गैस एब्ल्यूट हुई, यहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इससे आपको गाइस समझ में आ रहा होगा, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन द रिएक्शन होगी, जब तो रिएक्शन यहाँ पर हमको पता चल रहा है सॉलिड को गैस से रिएक्ट कराने के बाद एक गैस एब्ल्यूट हो रही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी हमको सॉलिड है, गैस है और ये हमको मिलेगा सॉलिड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को यहाँ पर कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन लर्न होनी चाहिए। तो चलिए अब हम टाइप ऑफ रिएक्शन के अगली तरफ चलते हैं। अगला टाइप रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमारा अगला टाइप हो जाता है यहाँ पर। गाइस मैं एक और चीज बता दूं आपको, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और पॉइंट आप लिख लीजिए। मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है जिसमें हीट एब्ल्यूट होती है, मतलब हीट बाहर निकलती है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। उसको भी मैं अभी डिफाइन करता हूँ। आई होप आप गाइस ने लिख दिया होगा। अगर ये लिख दिया तो मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आपने लिख दिया तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको रब कर दिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं? एक्सोथर्मिक इट मींस when the reaction will happen and it gives a some amount of a more amount of heat is produced। मतलब जब रिएक्शन होगी और उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसमें से हीट एब्ल्यूट हो रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बहुत एग्जांपल है, आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाते हैं।
तो आपको देख लेना है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो रिएक्शन इन विच रिलीज्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर आप लिख सकते हो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने दो रिएक्शन आपको बता दी, मतलब दो डेफिनेशन आपको बता दी इस रिएक्शन की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेन द रिएक्शन विल हैपन एंड इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोज रिएक्शंस in which heat is produced is called exothermic reaction। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिखने के लिए गाइस मेरे को यहाँ पर रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए होगा उसके लिए। वो थोड़ी बड़ी रिएक्शन है तो उसके लिए मैं ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ। तो ये ऊपर वाला मैंने रब कर दिया है। और इसका एग्जांपल, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ एग्जांपल। तो एग्जांपल लिखने के लिए आपको कॉपी पेन ले लेनी है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं मीथेन ले लेता हूँ, मीथेन। यहाँ पर गाइस मैंने मीथेन ले ली। मीथेन का मतलब CH4 जो आपने पढ़ा होगा मीथेन। तो मीथेन जो है यहाँ पर गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पर मैं गैसियस स्टेट लिख देता हूँ, प्लस ये CH4 है, CH4। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे। जो ऑक्सीजन है वो भी गैसियस स्टेट में, हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर हमको ये देगा CO2 देने वाला है, जो ये भी गैसियस स्टेट में। CO2 जो देने वाला है वो भी गैसियस स्टेट में। और यहाँ पर हमको H2O देगा, मतलब भाप देगा, भाप जो कि गैसियस स्टेट में, और प्लस हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि हमको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। आपको अगर पेपर में कोई सी भी रिएक्शन आ जाती है, उसके पीछे प्लस हीट लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका एक और एग्जांपल मैं अगर लूं, तो ग्लूकोज वाला एग्जांपल है। अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो हमको क्या देता है गाइस, वो हमको देता है, यही प्रोडक्ट हमको देता है वो CO2 प्लस H2O, और स्मॉल अमाउंट में हमको वो हीट देता है। तो इससे पता चल रहा है कि जो ग्लूकोज वाला एग्जांपल है, ये ग्लूकोज वाली रिएक्शन है, वो भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, प्लस हमारी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी है कि ये जो टू और मोर रिएक्टेंट्स थी, उसकी डेफिनेशन, टू और मोर रिएक्शन व्हेन कंबाइन एंड गिव प्रोडक्ट, मतलब दो रिएक्टेंट अगर कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट मीथेन और ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हमको यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म मिल रहा है, प्लस हीट भी मिल रही है, जिससे कि पता चलता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं और एंडोथर्मिक नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है और किस टाइप की होती है, और उसके एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशंस अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ इसको। तो गाइस मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में इन डिटेल बता दिया आपको। आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक और चीज मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मीथेन गैस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो आपको वो पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि बर्निंग ऑफ गैस का या कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद बर्निंग ऑफ गैस का एग्जांपल दो। तो आपको बर्निंग ऑफ गैस में कंफ्यूज नहीं होना, आपको CH4 प्लस O2 का रिएक्शन देना है। CH4 प्लस O2 का रिएक्शन देना है, जो कि आपको देगा CO2 प्लस H2O। तो CO2 प्लस H2 देने के बाद आपको वो यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस कराएगा। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी है। और ये है बर्निंग ऑफ गैस। तो एक रिएक्शन और बोली थी मैंने ग्लूकोज से रिलेटेड, मतलब रिस्पिरेशंस। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी जो रेस्पिरेटरी, मतलब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, हम ब्रीथ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो रेस्पिरेशन होती है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है। तो उसका भी एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी बुक ले रखी है, आपको एनसीईआरटी में एकदम अच्छे से देखने को मिलता है कि डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब क्या आप जानते हो जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो भी हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस से होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब यहाँ पर भी हमको हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं कि हम रेस्पिरेट कर रहे हैं तो उसमें हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हीट का यहाँ पर रेस्पिरेशन से मतलब है कि एनर्जी, जब भी हम रेस्पिरेशन करेंगे तो उसमें एनर्जी लगती है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे लगती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के दौरान जब फूड ब्रोक होता है, मतलब टूटता है, सिंपलर वंस में छोटे छोटे वैक्यूल्स में फूड ब्रेक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट के फॉर्म करता है ग्लूकोज को। जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बहुत सारे सेल्स को भेज देता है हमारी बॉडी को, तो जो प्रोवाइड करता है हमको एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया, जब हम ग्लूकोज जो होता है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हीट, एनर्जी, वो हमारी पूरी सेल्स में जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C6H12O6 ग्लूकोज। when glucose react with oxygen when glucose react with oxygen it will give CO2 plus O2 CO2 plus H2O plus energy plus energy। मतलब जब हमारे अंदर जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, या फिर हम कहें जब हमारा जो खाना है जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज फॉर्म होता है सिंपल वंस में ब्रेक होकर, तो जो ग्लूकोज है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारी जो होती है वेन्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस यहाँ पर H2O प्लस एनर्जी, मतलब हमको एनर्जी लगती है। तो इसलिए हम मान सकते हैं जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। तो हमको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ पर जो ये होगा ये एक्वस में होगा, मतलब जो ग्लूकोज होगा वो एक्वस में होगा, और यहाँ पर हमको ऑक्सीजन भी एक्वस में दे रखा है तो ये भी एक्वस में होगा। और यहाँ पर जो CO2 होगा वो भी एक्वस में होगा। एक्वस मतलब होता है गाइस जो मतलब आधा गैस और आधा लिक्विड की फॉर्म में हो, मतलब ज्यादा ना लिक्विड और ना गैस हो, उस तरीके की फॉर्म को हम एक्वस फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पर जो H2O होगा हमारा वो लीटर में होगा, मतलब लिक्विड में होगा, लिक्विड में होगा। तो यहाँ पर जो H2O होगा लिक्विड में होगा और एनर्जी रिलीज होगी। और अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा लेफ्ट में एलिमेंट और बोथ में आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 12 था, तो यहाँ पर 12 हो गया। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा, बट यहाँ पर कार्बन कितने हमारे 2, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 8, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको लिखवा दिया, आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। ये रिस्पिरेशन से रिलेटेड है, व्हेन वी रिस्पिरेट एंड द रिएक्शन इज फॉर्म लाइक दैट, दिस रिएक्शन विल फॉर्म। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या आंसर देना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या आंसर देना है गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कैसे है, वो आपको बताना है। तो गाइस आपको ये बताना है कि जो आप खाना खाते हो, फूड को इनहेल जब आप फूड कंज्यूम करते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ फैट होते हैं, जो कि स्मॉल स्मॉल सिंपलर वंस में टूटते हैं और ब्रेक होते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक होकर ग्लूकोज फॉर्म करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक होकर ग्लूकोज फॉर्म करता है, और जो ग्लूकोज होता है बाद में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमको CO2 H2O प्लस एनर्जी देता है। और जो ये एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में जो भी सेल्स है, जितने भी सेल्स है उधर तक ये चले जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब रेस्पिरेशन वी कैन
जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें हीट एनर्जी लग रही है, क्योंकि उसमें एनर्जी लग रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं आपको बुक में बता देता हूँ, पेज नंबर 7 है और यहाँ पर लिख रखा है सेकंड में, डू यू नो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि नहीं होती। तो इसका आंसर भी इधर लिख रखा है, तो आप इसको याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, आप इसको देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। आपने शायद ये दोनों इक्वेशन लिख ली होगी, और ये इक्वेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और एक और बार फिर से बता रहा हूँ, जो ये होती है और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें टू और मोर रिएक्शन व्हेन कंबाइन एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। और ये दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, क्योंकि इसमें भी हीट निकल रही है। आप हीट को एनर्जी बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारे बॉडी सेल्स में सेपरेट हो रही है, सभी सेल्स में ये एनर्जी डिवाइड हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, कंप्लीट मैंने बता दिया आपको। एक भी पार्ट यहाँ पर मैंने मिस नहीं करा, अगर मिस करा तो गाइस कमेंट में जरूर बता देना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 1.2.2, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में 1.2.2 दे रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं वो आपको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे आपको नाम से देखने को मिल रहा होगा, डिकम्पोज मतलब कोई भी रिएक्टेंट है अगर वो डिकम्पोज हो जाता है सिंपलर वंस में। सिंपलर वंस मतलब अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट, इसका कलर भी आपको पेपर में पूछा जाता है। जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, नेचर ब्लू, इसका जो कलर होता है ब्लू होता है। अगर आप एनसीईआरटी को लाइन वाइज पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट को यहाँ पर हीट देके तोड़े, हीट देने का मतलब है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर एक और वर्ड आया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन इट मींस व्हेन द इन व्हिच द रिएक्शन विल प्रोवाइड हीट, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन को, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं, और उस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर हमको कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा SO2 यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको, प्लस SO3 हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर बोलेंगे, जिसमें एक रिएक्टेंट है उसको हीट देके टू और मोर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रही है, टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और हीट देकर हम किसी को रिएक्शन को अगर हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर मैंने आपको कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया था, और बुक में आपको फेरस सल्फेट का एग्जांपल दे रखा है, तो उसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, कोई नहीं, उसका भी एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, सॉरी सॉरी गाइस, फेरस सल्फेट नहीं, आयरन सल्फेट कहते हैं इसे, FeRnSO4 सल्फेट, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को हम हीट देंगे और यहाँ पर ब्रेक करेंगे, तो ये हीट देकर ब्रेक होगा, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में यहाँ पर एक फॉर्म होगा फेरिक ऑक्साइड, आपको ये हमेशा याद रखना है। फेरिक ऑक्साइड जब भी यहाँ पर Fe नीचे 2 लिखा होगा, जब भी Fe2 लिखा हो और O3 लिखा हो, Fe2O3 का मतलब होता है फेरिक, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। प्लस यहाँ पर हमको क्या देने वाला है, ये यहाँ पर ये ब्रेक होगा, यहाँ पर एक ब्रेक होगा तो हमको SO2, प्लस यहाँ पर ब्रेक होने के बाद SO3, ब्रेक होने के बाद SO2 SO3, और ये फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो जब फेरस सॉरी आयरन सल्फेट को हम हीट देकर हीट देते हैं तो ये एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, एक रिएक्शन बनाती है, रिएक्शन बनाने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म करती है, वो प्रोडक्ट होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फेट प्लस SO3 सल्फाइड। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, और इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर ये बैलेंस हो चुकी है, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो चुकी है, और यहाँ पर ये हीट मैंने दे रखी है, इधर भी हीट दे रखी है, इट मींस यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन को हीट देते हैं,
हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हो, मैं आपको एक बार बोर्ड में लिखवा देता हूँ जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। तो द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद एंडोथर्मिक लिखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, those reaction in which the reactant in which the reactants in which the reactants in which the reactants break or split, you can say also split two or more products is called decomposition reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि टू और मोर रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब दो और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है, एक रिएक्टेंट स्प्लिट होगा तो बहुत सारे हमको ये टू और मोर प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। उसका एग्जांपल मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, उससे पहले मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल बता दिया है जो कि कॉपर सल्फेट का था और आयरन सल्फेट का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक का एग्जांपल, सॉरी एंडोथर्मिक की डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूँ। एंडोथर्मिक की डेफिनेशन लिखने वाला, आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी होगी। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिखने वाला हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन, those type of reaction in which the chemical reaction will provide energy। अगर आप इसको और भी शॉर्टली लिखना चाहो, मतलब अच्छे से डिफाइन करने के लिए, तो द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। These type of reaction require energy। These type of reaction require energy in the form of heat की फॉर्म में हम एनर्जी इसको दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, और गाइस इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम इसको एनर्जी दे सकते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद गाइस आपको अभी समझ में आ गई होगी कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होना चाहिए, अगर उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा हमको प्रोडक्ट वहां पर मिलने वाले हैं। 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें हम हीट प्रोवाइड कराएंगे। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो भी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों का एक एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, और तीनों आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अभी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही चल रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया, और डिकम्पोजिशन की जो अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल लिखवाए थे, वो किस चीज के एग्जांपल थे, वो थे हीट के एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको हीट प्रोवाइड कराई थी। हीट प्रोवाइड करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे वो मैंने आपको बताए थे। तो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हीट, सबसे पहले हीट, मतलब हीट से अगर हम रिएक्ट कराए किसी को, मतलब अगर हम हीट देकर किसी को प्रोवाइड कराते हीट, तो उससे जो रिएक्शन बनने वाली है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सॉरी गाइस। तो यहाँ पर हीट वाला मैं आपको देने वाला हूँ। तो हीट से यहाँ पर बहुत सारे एनसीईआरटी में भी बहुत सारी दे रखी है, फेरस सल्फेट दे रखा है,
और आपको लाइमस्टोन दे रखा है और लेड नाइट्रेट दे रखा है। मैं आपको एक एक करके आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मतलब हीट और हीट देने वाला है। तो हीट को अगर आपको बोले कोई थर्मल डिकम्पोजिशन इसका पार्ट है पहला, थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, थर्मल मतलब हीट, हीट अगर किसी इक्वेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं हम तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हम आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, हीट, हीट प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर एक किस किन प्रोडक्ट्स में यहाँ पर ब्रेक होने वाला है, तो यहाँ पर एक ब्रेक होने वाला है Fe2O3। Fe2O3 इट मींस ये फेरिक ऑक्साइड है। ये आपको एक और बार मैं बता रहा हूँ, फेरिक ऑक्साइड आपको याद रखना है। फेरिक और फेरस में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 होगा तो फेरिक ऑक्साइड होगा, प्लस यहाँ पर SO2 फॉर्म होने वाला है, प्लस SO3 फॉर्म होने वाला है। और इसको आप बैलेंस करोगे, इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये बैलेंस हो गई। तो ये रही हीट, हीट से एग्जांपल मैंने आपको दे दिया हीट से रिएक्शन वाली। हीट से रिएक्शन को आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। तो ये पहला एग्जांपल है, बुक में 2 एग्जांपल और है तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट वाला और लाइमस्टोन वाला। लाइमस्टोन वाले भी लिखवा देते हैं। लाइमस्टोन किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर मैं देना चाहूंगा आपको, इसको रब कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। इसको रिमेंबर आपको हमेशा याद रखना है। इसको हम हीट प्रोवाइड कराएंगे, दूसरा एग्जांपल है, इसको हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म होने वाला है। क्या ये मैंने सही लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये फॉर्म होने वाला है। तो गाइस इस तरीके से ये हीट का है। एक और एग्जांपल है वो आपको बुक में से मिल जाएगा, लेड नाइट्रेट का एग्जांपल है, क्या वो भी लिख दूं मैं। तो चलिए अब नेक्स्ट, मतलब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, इसके 3 पार्ट है डिकम्पोजिशन के। थर्मल डिकम्पोजिशन है, एक फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है और एक है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट प्रोवाइड कराते हैं किसी को भी। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, शॉर्ट फॉर्म में डिकम लिख देता हूँ, डॉट डिकम्पोजिशन मैंने लिख दिया। तो ये हीट का एग्जांपल था, इसको मैं रब कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब है हम इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है, आप इसके डेफिनेशन का खुद बना सकते हो वैसे तो, दोज रिएक्शन इन विच प्रोवाइड दी इलेक्ट्रिसिटी विच ब्रेक इनटू 2 और मोर न्यू प्रोडक्ट्स, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन की तो मैंने आपको बताई। तो इसका एग्जांपल मैं लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रोलिटिक का। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन हमने लिया प्लस, हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, सॉरी गाइस सॉरी, यहाँ पर हमने वाटर लिया, तो वाटर, वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ब्रेक होने वाला है। अगर हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करें, इलेक्ट्रिसिटी उसको दे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होने वाला है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और इसको बैलेंस करना है आपको, इसको बैलेंस करना है, जल्दी से बैलेंस करिए, जल्दी से बैलेंस करिए। तो मैं बता देता हूँ इसको बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है बट यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने भी एलिमेंट है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को इक्वल करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आया होगा, आपने लिख दिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अब तीसरा और लास्ट हम पढ़ने वाले डिकम्पोजिशन का, तीसरा और लास्ट हम पढ़ने वाले, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ लिया और इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ लिया, और लास्ट हम पढ़ने वाले सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में हम पढ़ने वाले हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, सॉरी हमने थर्मल पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ा, और हम पढ़ने वाले फोटो इलेक्ट्रिक।
तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के बारे में। तो गाइस मैंने आपको डिकम्पोजिशन में 3 टाइप के रिएक्शन और बता दिया है। डिकम्पोजिशन में मैंने आपको क्या बताया, थर्मल डिकम्पोजिशन बताया, दूसरा बताया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा आपको अब बताने आ रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक। जो थर्मल में था उसको हमने हीट प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रोलाइटिक में हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, और जो फोटो इलेक्ट्रिक में जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक में हम उसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। तो उसका एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, डेफिनेशन आप खुद बना लेना। दोज रिएक्शन इन विच प्रोवाइड या एब्जॉर्ब फोटो सनलाइट, एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी इज कॉल्ड, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इसका एग्जांपल है AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है। ये पेपर में पूछे जाते हैं कौन से कलर का होता है, तो आपको ये याद रखना है कि व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, यहाँ पर हम सनलाइट लिख देंगे, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हम इसको रखेंगे तो ये हमको ब्रेक करेगा, ये डिकम्पोज कर जाएगा Ag प्लस Cl में, Ag प्लस Cl में। Ag जो आफ्टर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के बाद ये Ag हमारा कौन सा होगा, Ag जो होगा वो ग्रे कलर में हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, डिकम्पोजिशन के बाद की रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, डिकम्पोजिशन के बाद Ag ब्रेक हो जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, और Ag और Cl यहाँ पर हमको मिलने वाले हैं। AgCl ब्रेक हुआ AgCl में, और पहले ही था व्हाइट कलर में, आफ्टर रिएक्शन इट विल हैव ग्रे कलर, तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। और अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर Cl2 होता है, यहाँ पर Cl2 होता है गाइस, तो यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बैलेंस इक्वेशन हमारी हो गई है। और यहाँ पर एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का। इसको मैं रब कर देता हूँ, और आपको ये याद रखना है जो AgCl होता है, मतलब जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट इन कलर होता है, उसको व्हाइट कलर कहते हैं हम, व्हाइट कलर होता है वो पहले डिकम्पोजिशन से पहले। आफ्टर डिकम्पोजिशन इसका कलर चेंज होता है, इसका कलर चेंज होता है और वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको दूं तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल है, AgBr का एग्जांपल, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम यहाँ पर सनलाइट देंगे, सनलाइट, सनलाइट देने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने का मतलब है 2 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो Ag प्लस Br2। तो इसको भी हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 से ये बैलेंस हो गया है। और जो भी मैंने अभी आपको रिएक्शन लिखवाई इससे पहले वाली AgCl वाली, इधर लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके की रिएक्शन थी, वो यहाँ पर सनलाइट लिखा था मैंने, पर यहाँ Ag लिखा प्लस यहाँ C2 लिखा, इसको बैलेंस कराए कुछ इस तरीके से। तो ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो ये रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज होती है, फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होती है। पेपर में पूछा जाएगा कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो फोटोग्राफी में यूज होती है, तो ये AgBr और AgCl की 2 ऐसी रिएक्शन है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये फोटोग्राफी में भी यूज होती है। और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें हीट लगती है, मतलब हमको हीट देना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हो जो रिएक्शन होती है वो हीट एब्जॉर्ब करती है। इन विच रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच द हीट विल एब्जॉर्ब, या फिर हमको हीट देनी पड़ती है, हीट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है। मैंने आपको तीनों फॉर्म बता दी। तो चलिए ये लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, इधर ही एंड करते हैं इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ने वाले, हमने डिकम्पोजिशन कंप्लीट कर दिया। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप की होती है, या फिर इसके टाइप होते नहीं होते, एग्जांपल्स, डेफिनेशन कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेंगे, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम आगे वाले लेक्चरों में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ाया, डिकम्पोजिशन पढ़ाया, और यहाँ पर इसमें एक्टिविटी बहुत सारी, एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको एक्टिविटी भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। इस चैप्टर में खत्म होने के बाद हम एक्टिविटी भी जरूर करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा होगा 1 लाइक जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्रीवियस लेक्चर देखना। तब तक के लिए बाय।